सत्यमंगलम के जंगलों में वीरप्पन का खौफ कैसा था? उसने किस तरह की वारदातों को अंजाम दिया और कैसे अपने गैंग को बचाने के लिए उसने एक हस्ती को किडनैप करने की प्लानिंग की। पार्ट 1 में वीरप्पन की अनसुनी कहानी हमने आपको सुनाई। अब बात करते हैं पार्ट 2 की कि आखिर वीरप्पन ने आगे क्या किया। नमस्कार, क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अब बारी थी कि वीरप्पन ने आगे अपनी रणनीति क्या बनाई और किसको किडनैप किया। वैसे वीरप्पन ने भी रजनीकांत को ही अपना पहला टारगेट बनाया था, लेकिन चूंकि चेन्नई में रजनीकांत का घर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आवास के ठीक बगल में था और वहां सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त थी। इस कारण वीरप्पन ने रजनीकांत पर रहम दिखा दिया और उन्हें बख्श दिया। उसके बाद गैंग ने अगले टारगेट के तौर पर उस वक्त के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टालिन को चुना, जो कि आज के वक्त में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चूंकि स्टालिन भी उस वक्त चेन्नई के मेयर हुआ करते थे, लिहाजा वो भी भारी सिक्योरिटी के साथ ही चला करते थे। वीरप्पन को अपनी जान का भी डर था, इसीलिए किडनैपिंग की लिस्ट से उसने स्टालिन का नाम तो काट ही दिया। आखिर में पूरा गैंग कन्नड़ एक्टर राजकुमार के नाम पर सहमत हुआ, क्योंकि राजकुमार सुपरस्टार होते हुए भी बहुत साधारण जिंदगी जिया करते थे। 30 जुलाई साल 2000 रात में वीरप्पन ने एक एक्टर राजकुमार को उनकी पत्नी पार्वथामा और परिवार के अन्य सदस्यों के सामने फार्म हाउस से अगवा कर लिया। राजकुमार को लेकर वीरप्पन जब जंगल की ओर लौटने लगा तो उसने कर्नाटक सरकार के नाम फिरौती की रकम के लिए एक ऑडियो टेप दिया। वीरप्पन को टेप में अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर धमकी देने का तो बहुत ही शौक था। अपनी शर्तों को बताने के लिए वीरप्पन कोई चिट्ठी नहीं लिखा करता था, बल्कि वो अपनी आवाज में ऑडियो संदेश भेजता था। राजकुमार को अगवा करते वक्त भी उसने ठीक वैसा ही किया, अपना शौक पूरा किया, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि राजकुमार के मामले में कर्नाटक सरकार के पसीने जरूर छूट जाएंगे। ऑडियो कैसेट राजकुमार की पत्नी पार्वथामा के हाथों में देते हुए वीरप्पन ने धीरे से कहा, ये कैसेट एसएम कृष्णा के लिए है। एसएम कृष्णा उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राजकुमार की पत्नी पार्वथामा भागी और आधी रात में करीब 3 बजे मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के आवास पर जा पहुंची। सीएम सिक्योरिटी ने पार्वथामा से सारी बात सुनी। उसके बाद उसी वक्त मुख्यमंत्री कृष्णा को गहरी नींद से जगाया गया। सामने वीरप्पन का ऑडियो कैसेट और रो रही पार्वथामा को देखकर एसएम कृष्णा सोच में पड़ गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने राज्य के गृह मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उस समय के डीजीपी दिनकर और होम सेक्रेटरी एमबी प्रकाश को अपने आवास पर तलब किया। कृष्णा राजकुमार के अपहरण से बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे। 1 घंटे के अंदर सूबे के तमाम आला अधिकारी सीएम कृष्णा के सामने हाजिर हो गए। सीएम आवास पर सभी ने वीरप्पन के भेजे ऑडियो संदेश को सुना। इस टेप में कर्नाटक सरकार को राजकुमार के जान की धमकी देते हुए वीरप्पन ने उन्हें रिहा करने के लिए कई तरह की शर्तें रखी थीं। वीरप्पन को राजकुमार की रिहाई के बदले 100 करोड़ चाहिए थे। टेप सुनने के बाद सीएम कृष्णा मीटिंग में मौजूद सभी बाकी लोग सन्न रह गए थे कि आखिर अब किया क्या जाए। अगले दिन सुबह देश और दुनिया के अखबारों में वीरप्पन का कारनामा पहले पन्ने पर था। वीरप्पन की रोबदार मूंछ और एक्टर राजकुमार की तस्वीर अखबार की सुर्खियों में थी।
सभी हैरान थे और एक्टर राजकुमार के चाहने वाले परेशान थे। पूरे कर्नाटक में राजकुमार की जल्द रिहाई के लिए जनता आंदोलन करने लगी। कृष्णा सरकार बेहद दबाव में थी कि आखिर किया क्या जाए। तभी कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री ने घोषणा कर दी कि जब तक वीरप्पन के चंगुल से राजकुमार को आजाद नहीं कराया जाएगा, वो राज्य के सिनेमा घरों में एक भी फिल्म चलने नहीं देंगे। कर्नाटक के सीएम एसएम कृष्णा भागे भागे चेन्नई पहुंचते हैं तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि से मिलने। राजकुमार को रिहा कराने के लिए दोनों के बीच लंबी मीटिंग चली। तय ये हुआ कि तमिल मैगजीन नक्कीरन के एडिटर आर गोपाल सरकार की ओर से राजकुमार को छुड़ाने के लिए वीरप्पन से बात करेंगे। दरअसल गोपाल इससे पहले भी कुछ वन अधिकारियों को वीरप्पन के चंगुल से छुड़ाने के लिए सरकारी दूत की तरह काम कर चुके थे, लेकिन गोपाल सरकार के लिए राजकुमार अपहरण में दूत बनने को तैयार नहीं थे। गोपाल को मनाने के लिए एक्टर रजनीकांत और शिवाजी गणेशन ने कॉल किया और उन्हें राजकुमार की खराब सेहत का हवाला देते हुए वीरप्पन से बात करने के लिए कहा। तब जाकर गोपाल वीरप्पन से बात करने के लिए तैयार हुए। नकीरन के संपादक गोपाल ने राजकुमार को छुड़ाने और वीरप्पन को मनाने के लिए पहली बार 2 अगस्त को सत्यमंगलम के जंगल में एंट्री ली। उसके बाद गोपाल वीरप्पन से बात करने के लिए 5 दफे जंगल में गए। गोपाल के प्रयासों से राजकुमार 108 दिन के बाद 15 नवंबर को वीरप्पन के चंगुल से आखिरकार आजाद हो गए। जंगल से विदा लेते वक्त वीरप्पन ने बाकायदा राजकुमार से बातचीत की। खैर, राजकुमार के अपहरण, रिहाई और करोड़ों की फिरौती के बाद तो तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर जल्द ही वीरप्पन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दोनों राज्य की जनता और सरकार को चैन से वो रहने नहीं देगा। इसीलिए तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कवायद और तेज कर दी। साल 2001 में तमिलनाडु में सत्ता बदली और करुणानिधि की जगह जयललिता राज्य की सीएम बनी। मुख्यमंत्री के दफ्तर में जयललिता के सामने सबसे पहली फाइल जो पेश की गई थी वो वीरप्पन की ही थी। राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर जयललिता ने सीधा फरमान जारी कर दिया कि किसी भी हाल में वीरप्पन पर लगाम लगानी है। सीएम ऑफिस से घर लौटने के रास्ते में मुख्यमंत्री जयललिता ने अपने सबसे भरोसेमंद आईपीएस अफसर से बातचीत की। आईपीएस अफसर विजय कुमार को फोन किया। के विजय कुमार उस वक्त दिल्ली में थे और डेपुटेशन पर बीएसएफ हेडक्वार्टर में बतौर आईजी ऑपरेशन तैनात थे। मुख्यमंत्री जयललिता ने के विजय कुमार को वापस तमिलनाडु भेजने के लिए पीएमओ और गृह मंत्रालय में बात आगे बढ़ाई और उन्हें वापस चेन्नई बुलाकर एसटीएफ की कमान सौंप दी। वैसे के विजय कुमार 90 के दशक में भी तमिलनाडु एसटीएफ में रहे थे और उस वक्त भी विजय कुमार के निशाने पर वीरप्पन था ही, लेकिन अब उसे विजय कुमार की बदकिस्मती कहेंगे या फिर वीरप्पन की अच्छी किस्मत। विजय कुमार पूरी फोर्स के साथ सत्यमंगलम की खाक छानते रहे, लेकिन वीरप्पन से कभी उनका सामना उस वक्त हुआ ही नहीं। के विजय कुमार ने अब दूसरी बार एसटीएफ की कमान संभालते ही अपना बेस स्टेशन सत्यमंगलम के जंगल में ही बनवा लिया। विजय कुमार का नाम सुनते ही वीरप्पन सत्यमंगलम के जंगल में तमिलनाडु के हिस्से को छोड़कर कर्नाटक की ओर शिफ्ट हो गया। इस बीच अगस्त 2002 में वीरप्पन ने एक और खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। वीरप्पन ने कर्नाटक सरकार की वसूली के लिए पूर्व मंत्री और लिंगायत समुदाय के बड़े नेता एच नागप्पा को अगवा कर लिया
वीरप्पन और कर्नाटक सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई नागप्पा को रिहा करने के लिए, लेकिन वीरप्पन इस बार राजकुमार वाले किस्से को दोहराना नहीं चाहता था। वीरप्पन ने कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु सरकार को सबक सिखाने की ठान ली और इस बार इसके लिए नागप्पा की रिहाई की शर्तों को बदलना भी शुरू कर दिया। कई बार की वार्ता के बाद वीरप्पन ने एच नागप्पा को अफसोस विदाई दी। उसने राजकुमार की तरह नागप्पा को जिंदा नहीं छोड़ा, बल्कि एक लाश की शक्ल में नागप्पा की विदाई सत्यमंगलम से की। वीरप्पन की इस क्रूर हरकत से न केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में बवाल मच गया, बल्कि दिल्ली सरकार पर भी अब वीरप्पन को लेकर दबाव बढ़ने लगा। मीडिया में रोज वीरप्पन के खूंखार कारनामों की रिपोर्टिंग ने के विजय कुमार पर भी प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया। एसटीएफ ने वीरप्पन की कुंडली को अच्छे से स्टडी करना भी शुरू कर दिया। तभी मुखबिर से विजय कुमार को यह पता चलता है कि वीरप्पन की दाहिनी आंख में परेशानी है और उसे कम दिखाई दे रहा है। मुखबिर ने यह भी बताया कि बालों में हिजाब लगते वक्त उसकी कुछ बूंदें वीरप्पन की आंखों में चली गई हैं। इसी के चलते वीरप्पन को अब थोड़ा कम दिखाई देता है, उसकी आंख में घाव हो गया। इतना सुनना था कि विजय कुमार ने वीरप्पन को दबोचने के लिए प्लान तक तैयार कर लिया। प्लान क्या था वो भी बताते हैं। प्लान ये था कि वीरप्पन सत्यमंगलम का राजा है, उसे उस जंगल में कभी नहीं पकड़ा जा सकता, इसीलिए जरूरी है कि उसे जंगल से तो बाहर निकाला जाए। इसके लिए विजय कुमार ने अपने कुछ इन्फॉर्मर्स के जरिए वीरप्पन गैंग तक संदेश भिजवाया कि पास के गांव में आंखों का मेडिकल कैंप लगा है, जहां शहर के डॉक्टर लोगों की आंखों का इलाज करेंगे और डॉक्टर भी काफी अच्छे होंगे। आंखों से लाचार वीरप्पन विजय कुमार की इस चाल को समझ ही नहीं पाया और गैंग के सदस्यों के कहने पर इलाज के लिए जंगल से बाहर जाने के लिए भी तैयार हो गया। शाम का वक्त था, लगभग अंधेरा होने ही वाला था। तभी जंगल के बाहर स्वास्थ्य विभाग की एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई। दरअसल वो एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की थी ही नहीं, बल्कि एसटीएफ चीफ विजय कुमार की ओर से भेजी गई वीरप्पन की मौत की सवारी थी, जिसमें एसटीएफ के 2 लोग सवार थे। एक थे इंस्पेक्टर वेलीदुरई, जो सहायक की भूमिका में थे, और दूसरे थे सर्वनन, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर बने हुए थे। वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ जंगल से बाहर आया और उस एम्बुलेंस में बैठ गया। इंस्पेक्टर वेलीदुरई और ड्राइवर सर्वनन वीरप्पन के 3 साथियों समेत एम्बुलेंस को लेकर धर्मपुरी की तरफ रवाना हुए। प्लान के मुताबिक रास्ते में पहले से तयशुदा जगह पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस का ड्राइवर सर्वनन इतनी तेजी से ब्रेक लगाता है कि वीरप्पन समेत एम्बुलेंस में बैठे उसके सभी साथी सीट से नीचे गिर जाते हैं। इतनी देर में ड्राइवर सर्वनन और इंस्पेक्टर वेलीदुरई एम्बुलेंस का गेट खोलकर तेजी से भागते हुए एसटीएफ वालों के पास आ जाते हैं। वीरप्पन समझ जाता है कि अब उसका काल बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो और उसके साथी फायरिंग शुरू कर देते हैं। के विजय कुमार वीरप्पन को बार बार सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वीरप्पन उसी दिशा में लगातार गोली चलाता रहता है, वो रुकता नहीं, जिस दिशा में ड्राइवर सर्वनन और इंस्पेक्टर वेलीदुरई एम्बुलेंस से निकलकर भागे थे। एसटीएफ ने भी वीरप्पन की फायरिंग का जवाब दिया और नतीजा ये हुआ कि जिस वीरप्पन पर जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने के लिए 5 करोड़ का इनाम था, वो एम्बुलेंस में ढेर हुआ पड़ा था। दूसरों की जान लेने वाला वीरप्पन एसटीएफ की गोलीबारी में मारा गया, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। साथ ही खामोश हो गए उसके डरावने किस्से भी। तो ये थी वीरप्पन की अनसुनी कहानी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।